साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। क्या आपको भी लगता है कि आपका डेटा बहुत जल्दी खत्म हो रहा है? क्या आप अपने सिम को लेकर सावधान हैं? सरकार उठा रही है आपको सेफ रखने के लिए क्या कदम? अब तक हमारे पास 9 लाख से ज़्यादा रिपोर्टिंग नागरिकों ने की है ऐसे सस्पेक्ट कॉल्स मैसेजेस की, जिसके आधार पर हमने 41 लाख से ज़्यादा नंबरों को बंद किया है। साइबर फ्रॉड में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फियर एंड ग्रीड। किसी भी फ्रॉड के विक्टिम को पहुंचने के लिए पहले कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, उस तक कैसे पहुंचा जाए। ये कहा जाता है कि हम दूरसंचार विभाग से बोल रहे हैं, TRAI से बोल रहे हैं और आपका नंबर जो है वो 2 घंटे में कट जाएगा। नमस्कार। क्या कभी आपको भी लगता है कि आपका रोजाना का डेली डेटा पैक अचानक जल्दी खत्म हो रहा है, जबकि आपने कुछ खास डाउनलोड ही नहीं किया, वही कर रहे हैं जो पहले करते थे? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज कार्यक्रम में बात होगी टेलीकॉम से जुड़े साइबर फ्रॉड के पहलुओं की और बताएंगे आपको कि क्या नए कदम टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं जो सभी को पता होने जरूरी हैं, और हमारे आसपास क्या बदल रहा है जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप हैं अलर्ट तो हैं साइबर सेफ। रिपोर्ट्स में भारत में डेटा खपत बढ़ने की वजह सामने आई है और इसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं, बल्कि रील देखने या वीडियो कॉल ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स और क्लाउड गेमिंग का बढ़ता इस्तेमाल है। दरअसल आपके मोबाइल में चल रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग अब आपके डेटा को निपटा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में औसत भारतीय रोजाना 31 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। पिछले साल ये आंकड़ा 27.5 GB था, यानी रोजाना 1.5 GB डेटा खर्च किया जा रहा है। 5G का बढ़ता दबदबा भी इसका कारण है। रिपोर्ट कहती है कि देश में 5G मोबाइल ट्रैफिक में 47% हिस्सेदारी अब 5G की बन गई है। शहरी ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। इसे यूं समझिए कि अब तक हम इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को देखने यानी ब्राउजिंग करने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब हम सोचने यानी प्रोसेसिंग के लिए भी इसे यूज कर रहे हैं। कैसे? जैसे जब आप किसी AI टूल से कोई इमेज या वीडियो बनाते हैं तो वो हजारों पिक्सेल्स पर कैलकुलेशन करता है। ये काम भारी होता है और इसमें ज्यादा डेटा खर्च होता है। इसी तरीके से आपके फोन के एप्स हर समय AI एल्गोरिदम्स चलाते रहते हैं, यानी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होती रहती है। ये एप्स सिर्फ आपके सामने जो दिख रहा है वही काम नहीं करते, बल्कि हर सेकंड डेटा प्रोसेस करते हैं। और इसी तरह आपके फोन के एप्स अब बैकग्राउंड में AI का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एडवांस फीचर्स यूज करते हैं। फोटो में चेहरे की पहचान, वीडियो की क्वालिटी को सुधारना, ये सब AI के माध्यम से ही होता है और इससे डेटा ज्यादा यूज होता है। तो अब ये सोचकर परेशान ना होना कि डेटा क्यों अधिक खर्च हो रहा है, लेकिन ध्यान अवश्य रखें। हमारे पास कई ईमेल्स आती हैं जिनमें पूछा गया है कि वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उससे क्या हमारे इंटरनेट पर कोई असर पड़ेगा। दरअसल भारत का ज्यादातर इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की केबल्स के जरिए आता जाता है। अगर युद्ध की वजह से समुद्र में बिछाई गई माइन से इन केबल्स को कोई नुकसान होता है तो क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट के पूरी तरह से ठप होने की संभावना तो कम है। इंटरनेट का ढांचा सड़कों के जाल की तरह होता है। अगर एक रास्ता या केबल बंद हो जाए तो डेटा को दूसरे रास्ते पर या केबल्स पर मोड़ दिया जाता है। यानी भारत का अगर देखें तो लगभग 60% इंटरनेट ट्रैफिक मुंबई के रास्ते यूरोप जाता है। ये रास्ता लाल सागर और होर्मुज जलमंडू मध्य जैसे तनावपूर्ण क्षेत्रों से होकर ही गुजरता है, और जो बाकी 40% ट्रैफिक है वो चेन्नई के रास्ते सिंगापुर और प्रशांत महासागर की ओर जाता है। अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन केबल से ही आता है। 95% तक की कनेक्टिविटी इन्हीं समुद्री रास्तों पर निर्भर है। तो नुकसान क्या हो सकता है कि वीडियो कॉल्स आपकी रुक सकती है, क्योंकि बफरिंग बढ़ जाएगी, स्लो स्पीड हो जाएगी, तो वीडियो कॉल्स रुक सकती हैं और ऐप खुलने में भी आपको देरी हो सकती है।
ऐसे ही बड़ी कंपनियां या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का भी काम प्रभावित हो सकता है क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगी। युद्ध के दौरान समुद्र के नीचे जो केबल्स होती है उन्हें ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और तनाव का असर सिर्फ अभी के इंटरनेट पर ही नहीं बल्कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है। मेटा ने अपने 2 अफ्रीका में ही केबल विस्तार प्रोजेक्ट्स को अभी रोक दिया है। भारत की जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशंस, इनके लिए भी ये चिंता का विषय है क्योंकि उनका ग्लोबल नेटवर्क इन्हीं समुद्री रास्तों पर निर्भर है। इनका रखरखाव और नए केबल्स बिछाने का काम भी रुक गया है। लेकिन इससे बचाव का रास्ता क्या है? भारत को नए समुद्री रास्तों की तलाश करनी होगी जो वेस्ट एशिया के इलाकों से ना गुजरे। समुद्र के नीचे केबल्स को ठीक करने के लिए भी भारत को अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना होगा। एयरटेल जैसी कंपनियां जोखिम भरे क्षेत्रों से बचकर ऑल्टरनेटिव रूट्स भी तैयार करने पर ध्यान दे रही हैं। और अब लेन देन से जुड़ी एक जरूरी बात। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई के नए नियमों के तहत अब आप 5 तरीकों से पेमेंट्स को ऑथराइज कर पाएंगे। आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल लेन देन के लिए नए सुरक्षा मानक जारी किए हैं। इनके अनुसार सभी पेमेंट्स के लिए कई विकल्प यानी मल्टीपल फैक्टर ऑथराइजेशंस अब अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब पहला सत्यापन पासवर्ड या पिन से होगा, जबकि दूसरे वेरिफिकेशन के लिए आपको ओटीपी के साथ साथ 4 और विकल्प मिलेंगे जिनमें से एक को आप चुन सकते हैं। अभी अधिकतर लेन देन दोहरे सत्यापन यानी 2 फैक्टर ऑथराइजेशन के बेसिस पर ही होते हैं। पहला, आप अपना पासवर्ड या पिन डालते हैं और दूसरा, आपको चाहिए होता है एसएमएस पर कोई ओटीपी। लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। अब हर ऑनलाइन पेमेंट में 2 अलग-अलग सिक्योरिटी लेवल्स हैं। पहला लेवल जहां पासवर्ड या पिन अनिवार्य होगा, जो आप करते भी हैं, लेकिन जो दूसरा लेवल है यहां लेन देन का तरीका बदलता रहेगा। इसमें ओटीपी भी हो सकता है, बायोमेट्रिक यानी आपका उंगली का निशान हो सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान भी इसमें शामिल हो सकती है। ये तरीके पहले से ज्यादा सुरक्षित माने जा रहे हैं। यही नहीं, हर लेन देन के दौरान आपके फोन डिवाइस भी वेरीफाई की जा सकती है। आपकी लोकेशन और खर्च का क्या तरीका है उस पर भी नजर रहेगी। यदि कोई लेन देन संदिग्ध लगता है या फिर बहुत बड़े अमाउंट का है तो फिर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, जो इनमें से कोई भी हो सकता है। लेन देन को मंजूरी तभी मिलेगी जब सभी सुरक्षा मानक सही पाए जाएंगे। यहाँ बैंक की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है। अगर कोई बैंक इन नए सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता और कस्टमर के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी पूरी वित्तीय जिम्मेदारी बैंक की होगी। हालांकि आरबीआई ने बैंक्स को ये छूट तो दी है कि वो अपने हिसाब से ये जो डबल सिक्योरिटी का लेवल है ये तैयार कर सकते हैं। यानी कोई बैंक फिंगरप्रिंट को प्राथमिकता दे सकता है तो कोई चेहरे की पहचान या फिर ओटीपी के साथ कोई दूसरा मानक भी जोड़ सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बैंक्स के लिए दी गई है। शुरू में आपको भी एज अ कस्टमर थोड़ी परेशानी आ सकती है। हर लेन देन में अतिरिक्त सत्यापन के कारण प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, खासकर जब आप अपने मोबाइल डिवाइस बदलते हैं या फिर किसी नई लोकेशन से पेमेंट करते हैं, तब आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशंस करनी पड़ सकती है। अब एक और सुविधा पर काम हो रहा है कि एक ही क्लिक पर आप अपना बैंक यूपीआई खाता तुरंत बंद कर सकेंगे। देश में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए ही आरबीआई ने बैंकिंग और यूपीआई ऐप में किल स्विच फीचर जोड़ने का प्रस्ताव रखा है ताकि इमरजेंसी में आप एक ही क्लिक पर अपने बैंक या यूपीआई खाते को तुरंत लॉक कर सकेंगे। इससे धोखाधड़ी होने की आशंका कम हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पेमेंट्स विजन 2028 दस्तावेज के जरिए इस सुविधा का एक रोड मैप तैयार किया है और जल्द ही सभी डिजिटल माध्यमों पर ये उपलब्ध होगी। और एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दूरसंचार विभाग और सेबी के बीच वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दूरसंचार विभाग फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सेबी के साथ साझा करेगा और संदिग्ध पैटर्न से जुड़े जितने मोबाइल नंबर्स हैं उनकी पहचान की जाएगी। मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची भी साझा की जाएगी और सेबी से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, ब्रोकर्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वे सब इससे सावधान हो पाएंगी। ये सुनिश्चित करेंगे कि निवेशक के खाते केवल एक्टिव और रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन से ही जुड़े हों। सेबी भी साइबर धोखाधड़ी और मनी म्यूल एक्टिविटीज में जो खाते शामिल हैं, उनसे जुड़ी जानकारी डीओटी के साथ साझा करेंगे। इससे दूरसंचार क्षेत्र में भी त्वरित कार्रवाई संभव हो पाएगी। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के एक वरिष्ठ अधिकारी बताने के लिए कि कैसे
टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपको साइबर सेफ रखने के लिए उठा रहा है कदम। फिलहाल आप देखते रहें साइबर अलर्ट। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत अरे का कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। हम हमेशा कहते हैं कि साइबर फ्रॉड के लिए दो चीजों की जरूरत बहुत होती है जिसके बिना स्कैमर्स फ्रॉड कर ही नहीं सकते, जिनसे एक तो है बैंक खाता और दूसरा है सिम। फोन सिम के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में इसको भी हथियार बना रहे हैं ये साइबर अपराधी, लेकिन सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमें जागरूक करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साइबर पॉडकास्ट में जुड़ गए हैं संजीव कुमार शर्मा जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार ममता जी, और इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, क्योंकि बहुत से लोग जो बोलते हैं कि भाई हमें एक फेक कॉल आई कि हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से बोल रहे हैं, आपका सिम गलत काम में यूज हुआ है, और उससे बहुत से आम लोग हैं जो फंस जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या खास कर रहा है? किसी भी फ्रॉड के विक्टिम को पहुंचने के लिए पहले कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। उस तक कैसे पहुंचा जाए, वो कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए पहुंचा जाता है। और कई टाइप के फ्रॉड कॉल्स मोडस ऑपरेंडी देखने में आए हैं। उसमें से एक ये है कि ये कहा जाता है कि हम दूरसंचार विभाग से बोल रहे हैं या TRAI से बोल रहे हैं और आपका नंबर जो है वो 2 घंटे में कट जाएगा। इस टाइप के और भी कई कॉल्स आते हैं। इन सब में सबसे पहले तो नागरिकों को ये समझना होगा कि ऐसा विभाग की तरफ से कोई प्रावधान है ही नहीं कि वो किसी को कॉल करके ये कहें कि 2 घंटे में आपका फ़ोन कट जाएगा। तो ऐसे कॉलों से सावधान रहना है, उन्हें मान के चलना है कि ये फ्रॉड के कॉल्स हैं। हमने बहुत से कदम उठाए हैं और एक उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अहम कदम है संचार साथी इनिशिएटिव। और इसकी शुरुआत करीब 2-2.5 साल पहले विभाग ने की थी। और मुख्यतः ये 3 गैप्स जो हमने देखे थे उस समय, जो साइबर फ्रॉड्स में हो रहे थे, उनको फिल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। सबसे पहला गैप ये था कि अगर मेरे पास कोई कॉल आ रही है और मुझे पता भी है ये संदिग्ध कॉल है, लेकिन उसको मैं कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकता था, तो नागरिकों को ऐसे कॉल्स मैसेजेस को वो रिपोर्ट कर पाएँ, इसके लिए कोई इंटरफेस या उनके लिए कोई माध्यम नहीं था। वो हमने इस संचार साथी इनिशिएटिव के तहत नागरिकों को प्रोवाइड कराया है। हमने एक पोर्टल बनाया है या ऐप भी है जिसके तहत वो इस सुविधा का इस्तेमाल करके और हम तक वो पहुंचा सकते हैं। दूसरा इसमें जो गैप था वो ये था कि एक साइबर फ्रॉड पे काम करने के लिए कई एजेंसीज़ हैं। टेलीकॉम सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, पुलिस हो गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हो गई। इन सब के बीच समन्वय और कोऑर्डिनेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे कि हम नियर रियल टाइम में इंफॉर्मेशन और डेटा शेयर करते हैं, और इससे बहुत फ़र्क पड़ा है साइबर अपराध की रोकथाम में भी और इनका इन्वेस्टिगेशन में भी। तीसरा जो है, आप देखेंगे कि ऐसे हज़ारों कॉल्स आते हैं, हज़ारों कंप्लेंट्स होती हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, कॉल्स आ रहे हैं, उनको मैनुअल तरीके से नहीं टैकल किया जा सकता है। उसके लिए आपको ऑटोमेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत थी। तो हमने इस संचार साथी इनिशिएटिव में ऐसे कई टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो कि साइबर फ्रॉड को हम रोक पा रहे हैं।
अच्छा, ये क्योंकि ये सवाल हमेशा होता ही है कि भाई इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं हम रोक रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन आपने जैसे रिपोर्टिंग की बात की ना, एक सिंपल सा एग्जांपल कि हमें आए दिन इतनी कॉल्स आती है, फेक कॉल, हमें पता है कि ये फ्रॉड कॉल है, हमारी बात भी होती है, पता है हम स्कैमर है दूसरी तरफ, और हम सतर्क हो जाते हैं, बस यहीं तक रह जाता है, हम रिपोर्ट नहीं करते। मतलब ये रिपोर्टिंग कितनी ज़रूरी होती है आप लोगों के लिए? ये बहुत ही ज़रूरी है और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सब नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आप पहचान लेते हैं कि ये संदिग्ध कॉल है, ऐसी फ्रॉड कॉल है, उसको सिर्फ काटे नहीं, उससे संचार साथी पे जाके या तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या पोर्टल पे जा सकते हैं और उसे रिपोर्ट करें। देखिए, सरकार में, गवर्नमेंट में हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें नहीं पता है कि कौन किसको कैसी कॉल कर रहा है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या तरीके अपना रहा है, किन संसाधनों का, किन नंबरों का दुरुपयोग कर रहा है। जब ये रिपोर्ट हम तक पहुंचती हैं, ये क्राउड सोर्सिंग है डेटा की, ये जन भागीदारी है, जहां लोग जो है वो साइबर प्रहरी बन रहे हैं, दे आर साइबर वॉरियर्स। वो अगर इसको रिपोर्ट करने लगेंगे तो वो ऐसे कई हजारों नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं जिनको कि उतनी जानकारी शायद नहीं है कि ये संदिग्ध कॉल है, ये फ्रॉड कॉल है या नहीं। संजीव जी, कई बार ये होता है ना कि जैसे किसी के साथ भगवान न करे फ्रॉड हो गया तो वो साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर शिकायत करते हैं, तो वहीं पर वो नंबर्स भी डालते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, कहाँ क्या नुकसान हुआ सारा ब्यौरा देते हैं। क्या वही काफ़ी है या अलग से भी संचार साथी में रिपोर्टिंग ज़रूरी है? जब आपके साथ फ्रॉड हो गया है तब आपको 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पे जाना है, एनसीआरपी पोर्टल पे जाना है, वहीं रिपोर्ट करना है। लेकिन जब आपने ये पहचान लिया कि ये संदिग्ध फ्रॉड कॉल थी या मैसेज आया हुआ है मेरे पास में, आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, उसको आप संचार साथी पे रिपोर्ट करें, क्योंकि उस डेटा को हम एग्रीगेट करते हैं, उसके ऊपर हम बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूँगा कि अब तक हमारे पास 9 लाख से ज़्यादा रिपोर्टिंग नागरिकों ने की है, ऐसे सस्पेक्ट कॉल्स, मैसेजेस की, जिसके आधार पर हमने 41 लाख से ज़्यादा नंबरों को बंद किया है। ऐसी कॉलों को सिर्फ काटे नहीं, वो रिपोर्ट करें, रिपोर्ट जरूर संचार साथी पे। और अगर ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इतना आसान हमने बना दिया है कि आप सिर्फ फिंगर स्वाइप करिए अपने कॉल लॉग्स में जाके और आप बड़ी आसानी से उसको रिपोर्ट कर पाएं। क्योंकि आप बच गए, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो शायद इतने सतर्क ना, उन्हें बचाने के लिए नंबर ही बंद करवाना बहुत ज़रूरी है, तो रिपोर्टिंग ज़रूरी है ना। लेकिन अभी जैसे पहले हम देखते थे कि बैंकों के नाम पे बहुत कॉल्स जाती थी लोगों को, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपकी ये सर्विस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है करके बहुत बहाने होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्पैम कॉल्स को लेकर जहाँ एक और फ़ोन कंपनियाँ ही अलर्ट्स दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग सीरीज़ भी अलग आ गई है। जी हाँ ममता जी, अभी स्पैम कॉल्स को भी टैकल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर जो है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो TRAI ने और DOT ने मिलके रखा है। इसके लिए एक कंप्लीट रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है TRAI का, जहाँ की आप ना केवल अपनी प्रेफरेंसेस या चॉइसेस कि मुझे ये कॉल लेनी है या नहीं लेनी, अगर लेनी है तो किस सेक्टर की लेनी है। जैसे आप हो सकता है मकान देख रहे हो, आप रियल एस्टेट देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर की ही कॉल लूँगा। आप उसमें जाके अपनी चॉइसेस में ये भी बता सकते हैं कि मैं सिर्फ सैटरडे या संडे को ही कॉल लूँगा। इस प्लेटफॉर्म पे होगा ये TRAI की DND ऐप है, DND ऐप को यूज़ करना है। 1909 पे भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की भी अपनी ऐप्स हैं, उनके पोर्टल्स पे भी आप जाके अपनी चॉइसेस को रजिस्टर करा सकते हैं। इस समस्या से के निदान के लिए हमने 140 और 1600 दो सेपरेट सीरीज जो हैं इसके लिए एलोकेट करी है। 140 सीरीज से आप प्रमोशनल कॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा 1600 की सीरीज अभी नई शुरू की है, जहां पे कि फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज जो हैं वो अपनी सर्विस और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी कॉल्स हैं वो उसके जरिए कर सकते हैं। आपके पास जब ये कॉल आए 1600 से, तो इसमें घबराना नहीं है, ये आपके लिए सर्विस या ट्रांजैक्शन। मैं वही कह रही थी कि शुरू में जब ये कॉल शुरू हुई थी तो जिन लोगों को नहीं पता उनको लगता था ये तो इंटरनेशनल का नंबर से शायद कोई कॉल आ रही है, बहुत से लोग उसको आंसर नहीं करते थे, जबकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये सेफ है क्या? फ्रॉडस्टर्स इस सीरीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे? नहीं, इस सीरीज़ को फ्रॉडस्टर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका बड़ा अच्छा सीरीज़ को एलोकेट करना, इसके जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो डले हुए हैं। 1600 सीरीज़ को दूसरे सेक्टर्स के लिए भी एलोकेट करने की बातचीत चल रही है, पर हाल फिलहाल आप ये मान के चलें कि ये कॉल हो सकता है आपके लिए ज़रूरी कॉल।
ऑल राइट, इंटरनेशनल कॉल्स की हम बात करें, पहले तो बहुत बहुत कॉल्स आती थी, विदेशों से आती थी, लोगों को पता नहीं चलता था और लोग उठा लेते थे, फंस जाते थे, लेकिन ये बहुत कम हो गई। क्या ये एक बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग इन कॉल्स को ज़रूर कम कर पाए हैं? ये ममता जी एक बहुत ही वाकई में बड़ी उपलब्धि है और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और कैसे हमने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप करके मैं इसको बताना चाहूँगा कि जब हमने यहाँ शिकंजा कसना चालू किया तो ऐसे बहुत से साइबर फ्रॉड कंपाउंड्स हैं जो इस देश के बाहर से ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ से ये कॉल्स आती थी और उस पर चूँकि ये कॉल्स बाहर से आ रही हैं तो नागरिकों को ये लगे कि नहीं ये एक पुलिस की कॉल है, इसलिए वो क्या करते थे उसका CLI बदल देते थे और उसको CLI स्पूफिंग कहते हैं, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन जो है, और उस पर इंडियन नंबर शो हो जाता था। मतलब विदेश से कॉल आ रही है लेकिन दिखता था नंबर इंडियन है। तो ये एक इतनी बड़ी समस्या थी, तो हमने इसमें एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लगाया है। जब इंटरनेशनल गेटवेज से ये कॉल आती हैं तो जितने भी गेटवेज हैं वहाँ ये सोल्यूशन लगा हुआ है, वहाँ पे रियल टाइम में ये स्क्रब होता है डेटा, और जो जेन्युइन आउटरोमर्स हैं अगर वो उनका नंबर नहीं है तो ये कॉल वहीं ड्रॉप हो जाती हैं। ओके। और जब हमने ये करीब 1.5 साल पहले इस सिस्टम को TSPs के माध्यम से अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था, तो पहले दिन हमने इससे 1,35,00,000 कॉल्स ब्लॉक की थी। इमेजिन। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना था। आज की तारीख में 99% कॉल्स आना बंद हो गई हैं क्योंकि उनको पता लग गया है फ्रॉडस्टर को कि हम ऐसी कॉल नहीं कर पाएंगे। जो 1% कॉल आती भी हैं वो गेटवे पर ही ब्लॉक हो जाती है। अमूमन ये बात कही जाती है कि हमने कहा सिम ज़रूरी होता है स्कैमर्स के लिए, उनके हाथ में सिम कैसे आ जाता है? जैसे अब तो बायोमेट्रिक के बिना कहते हैं कि आपको बायोमेट्रिक देना होगा तो आपको सिम मिलेगा, कैसे इस बात को रोक रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कि ये सिम ना खरीद सकें? पहले जो हमारा एक्ट था उसमें बायोमेट्रिक बेस वेरिफिकेशन का कोई नियम नहीं था, लेकिन अब जो हमारा 2023 में एक्ट आया है, नया एक्ट, उसमें बायोमेट्रिक बेस सिम वेरिफिकेशन का, जब भी हम नए कस्टमर को कोई कनेक्शन देंगे तो उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रावधान कर दिया गया है। इसके नियम अब बन रहे हैं और आगे चलकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही सिम दिया जाएगा। कभी कभी देखने में आया है कि कुछ फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए या फ्रॉड के ज़रिए कुछ सिम लोग हासिल कर लेते हैं। इस पे भी इस एक्ट में एक सेक्शन 42 है जहाँ की बहुत ही कड़ी कार्रवाई है। इसमें 3 साल की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो सभी नागरिकों को मैं ये कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कभी भी जो है अपना सिम किसी और को भी यूज़ करने के लिए ना दें, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपने सिम को आपने किसी और को दे दिया, उसने उससे कोई फ्रॉड कर दिया तो जवाबदेही आपकी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यानी कि अपनी जिम्मेदारी रखें, आप अपना सिम, अपना फ़ोन नंबर की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आप तकनीक की बात कर रहे थे कि AI का यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। ये जो फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, क्या इसमें भी AI का यूज़ होता है? जी हाँ, हमारे टूल्स हैं जहाँ हमने काफ़ी विस्तृत तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है। एक है फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। इसमें हम क्या करते हैं कि पिछले साल हमने इस थीम पे काम किया कि टाइम इज़ द एसेंस। जितने भी नंबर हमें रिपोर्ट होते हैं, अब डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें बैंक्स भी संदिग्ध नंबर रिपोर्ट करते हैं, हमें पुलिस भी रिपोर्ट करती है, हमारे संचार साथी की जो चक्षु फैसिलिटी है उसके थ्रू नागरिक हमें रिपोर्ट करते हैं। जितने भी नंबर रिपोर्ट होते हैं उनको हम रियल टाइम में एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको कैटेगराइज करते हैं। ये डेटा को हम डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे नियर रियल टाइम में शेयर भी कर देते हैं सभी बैंकों के साथ में, सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ में। RBI ने इस पे एक एडवाइजरी जारी की है सभी बैंकिंग सेक्टर एंटिटीज़ के लिए कि वो इस डेटा को, इन डेटा को यूज़ करेंगे और इन नंबरों से जो अकाउंट लिंक है उन पे ड्यू डिलीजेंस करेंगे। अच्छा। और इन नंबरों पे जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे अब आप UPI पे अगर ऐसे नंबरों पे ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो वो या तो उस ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर देंगे या एक अलर्ट जारी करेंगे। तो एक तरीके से टेलीकॉम और फाइनेंशियल सेक्टर्स मिलकर फ्रॉड्स को रोकने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास का नतीजा ये रहा है कि पिछले 8 महीने में
करीब 2000 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन ऐसे नंबरों पे डिक्लाइन रोका हुआ गया है, रोका गया। मतलब ये जो कहते हैं ना स्टेज के पीछे काम बहुत चल रहा होता है लेकिन वो सामने लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम चाह रहे थे कि आज हम ये जानें कि वाकई सरकार कुछ कर भी रही है, जैसे लोग शिकायत करते रहते हैं लेकिन काम हो रहा है ना। लेकिन अंत में कोई सलाह लोगों के लिए? देखिए, साइबर फ्रॉड में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फियर एंड ग्रीड। ज़्यादातर लोग जो शिकार होते हैं साइबर फ्रॉड का, वो सिर्फ इन्हीं वजह से होते हैं, या तो वो डर जाते हैं या लालच में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो फियर और ग्रीड से बचना है। दूसरा, जैसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही लापरवाही नहीं करना है। जब आप साइबर स्पेस में हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कॉल आ रही है, तो थोड़ा सतर्क हमें रहने की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस कैंपेन्स गवर्नमेंट चला रही है, उसमें जो बात कही जा रही है उस जानकारी के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा चलें तो हमें कभी साइबर फ्रॉड के शिकार होने की नौबत नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी इस जानकारी को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है? हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं रेड अलर्ट की, जिसमें हम आपको सावधान कर रहे हैं कुछ भ्रामक खबरों को लेकर। रेड अलर्ट में आज बात भ्रामक खबरों की। एसबीआई के नाम पर सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि यूजर को एपीके फाइल इंस्टॉल कर आधार अपडेट कर लेना चाहिए, वरना एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक कर दिया जाएगा। परंतु ये फेक मैसेज है, इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें और किसी एपीके फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम पर भी एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें I4C के द्वारा प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये फेक है। भारत सरकार की किसी संस्था के द्वारा इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। YouTube पर दिख रहा है ये स्पॉन्सर्ड विज्ञापन कि भारत सरकार की ओर से प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम के तहत 3 लाख का लोन दिया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ये ठग सरकारी नाम का प्रयोग कर लोगों को फंसा रहे हैं। इन पर विश्वास ना करें, ये फेक मैसेजेस हैं। तो आज कार्यक्रम में हमने आपसे बहुत अहम जानकारी साझा की, जो आपके सिम के अलावा बहुत सी और बातों को लेकर भी है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी शामिल हैं। इस जानकारी को जितने लोगों तक हो सके जरूर पहुंचाइए, ताकि हम सबको रख सकें साइबर सेफ। और हमें ईमेल भी जरूर लिखते रहें। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com। और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड्स जरूर देखते रहें। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, हाजिर होंगे कुछ अहम जानकारी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।